जनता ये समझ रही है कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता है। बहन जी की तुलना अगर सोनिया गांधी से नहीं तो कम से कम जो है ममता बनर्जी से तो जरूर होनी चाहिए। कोई भी मीडिया संस्थान है जो कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करता हो, वो क्या दलित समाज तक पहुंच पा रहा है? ओपिनियन पोल केवल और केवल जो तटस्थ वोटर है उसको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, सच्चाई से नितांत परे होता है। कि जिस भी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता और संगठनात्मक शक्ति सुदृढ़ होगी ग्रास रूट पर, उसी की विजय होगी। यूपी में चुनाव होने वाले अब समय नहीं है। ऐसे में हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जिस पर हम आज यूपी चुनाव पर ही बात करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे मिथ बनाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी ही पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी वो डेटा बताते हैं उसमें भी वही दिखाते हैं। जो कहते हैं बहुजन पार्टी हैं, उनको कहीं भी दिखाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में हम प्रोफेसर विवेक कुमार से जानेंगे कि जो मीडिया मिथ फैला रहा है वो कितना सच है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द मूक नायक में। थैंक यू सो मच मीना। सर, चुनाव होने वाले हैं और इस बार जो चुनाव में देख रहे हैं हम लोग कि लगातार सारी पार्टियां बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। सब मतलब हम देख रहे हैं अब कई सारी नई पार्टीज भी आ रही हैं। तो सर, क्या लग रहा है इस बार यूपी चुनाव में क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, एक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो यह बात प्रमाणित होती है जिन संगठनों का ज़मीनी स्तर पर संगठन नहीं है, उनके कैडर नहीं हैं, उन्होंने साल भर तक कभी काम ही नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई एजेंडे के तहत, विचारधारा के तहत अपने कैडर को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को लामबंद किया, तो वो अचानक बरसाती मेंढक की तरह बरसात में निकल आई हैं। और ऐसा लग रहा है कि केवल इस समय अगर वो उछल कूद मचाएंगे या इस वक्त अगर वो जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और लोग उस समय ही नहीं बल्कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर उसका एजेंडा सेटिंग के तहत शाम को प्रोग्राम होगा, उसके अंदर उसको बढ़ा चढ़ा करके शब्दावली, वाक्य विन्यास के तहत बताया जाएगा, देखिए कितना बड़ा रोड शो हुआ है। और उसी तरह आजकल यूट्यूबर्स भी जो है, यूट्यूब चैनल भी इसी एजेंडा सेटिंग के तहत, अब उनका जब आप कैप्शन देखिए तो वो ऐसा लगता है कि एजेंडा सेट करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जनता उन पे विश्वास करती है, क्योंकि अगर विश्वास करती होती तो मुझे लगता है कि जब एक पार्टी ने, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने एक समय शाइनिंग इंडिया कैंपेन का पूरा शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, तो शाइनिंग इंडिया में तहत अगर जनता समझ रही होती या उनसे भूल जाती तो वो उनके पाले में चली जाती। लेकिन शाइनिंग इंडिया के समय जब नारा दिया भारतीय जनता पार्टी में तो वो तो गर्त में चली गई। लोगों ने कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में कहा अब की बार 200 पार, तो पता चला 70 ही आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब जनता ये समझ रही है कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता है, और इसलिए जो वास्तविकता है वो अपने, जिसे कहना चाहिए, धीरे धीरे वो जो भरा हुआ सागर होता है वो एकदम समतल रहता है। और जो थोता चला बाजे घना या जो छोटे वो शैलो ब्रुक्स मेक लॉट ऑफ नॉइज, तो अब जिनकी धरातल पर समाज में पकड़ नहीं बची है, अब वो कह रहे हैं कि हम केवल एक धरना करेंगे या प्रदर्शन करेंगे या हम एक जो जनसभा है उसके तहत वो हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी तरफ एक दल है जो 75 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करता है, लेकिन वो कहते हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी विरोधाभासी स्थिति, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है। लेकिन जनता समझदार है और हमने देखा है कि ग्रास रूट पर जो प्रतिबद्ध जनता है वो अपनी जगह एकदम मतलब उसने डिसाइड कर लिया है। लेकिन फ्लोटिंग वोट है, उसको
को कंफ्यूजन में क्रिएट कराने के लिए ये सब जो है दावेदारी चल रही है। देखिए, ये एक कथानक गढ़ा गया है सवर्ण मीडिया द्वारा कि वो नहीं जा रही हैं, वो शिथिल हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा शोध है, जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मैंने आरंभ से बहुजन समाज पार्टी पर रिसर्च किया है। मैं मान्यवर कांशीराम के समय का भी रिसर्च जानता हूँ और मान्यवर कहते थे कि आप धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगा सकते? जबकि उनको सब कुछ पता है, तो फिर आप धरना प्रदर्शन किसको कर रहे हो? और अभी यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मिस मायावती जी को भी जो है यही कहते हुए सुना कि आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? जो आपके खिलाफ है, जो काम कर रहा है, उसी के से आप मांग कर रहे हैं कि हमारी दुख को हर लो। क्या वो हरेगा? मुझे नहीं लगता है कि धरना प्रदर्शन की राजनीति कभी बहुजन समाज पार्टी ने करी। हाँ, वो बड़ी जनसभाएं एक बार करते हैं और वो अपने कैडर को मैसेज दे देते हैं कि नहीं, ये हमारा मुद्दा है और हमें आप इस आधार पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन छोटे छोटे धरना प्रदर्शन करके वो ये कहते थे कि हमें जो विपक्ष है वो इन धरने प्रदर्शन में फंसाना चाहता है। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा पैसा सब हमें क्या कहना चाहिए, प्रतिक्रिया में लगता है। हम रिएक्शन कर रहे होते हैं। हम एजेंडा कब सेट करेंगे अपना? हम अपने संगठन को कब बनाएंगे? और वो विपक्ष चाहता नहीं है कि आप सकारात्मक राजनीति के तहत अपने संगठन, अपने कैडर, अपनी विचारधारा को सुदृढ़ करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। वो ये नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आप प्रतिक्रिया करते रहें और वो आपको उसी में फंसा करके रखे। और इस बात से मैंने बहुत DS4 के समय भी देखा और BSP को जो है मैंने 1984 से उस पर रिसर्च किया। उसमें कभी भी मैंने धरना प्रदर्शन की राजनीति नहीं देखी। आंदोलन तब किया जा कर रहे थे मान्यवर जब उनको राजनीतिक जड़ें तलाशनी थी। जब उन्होंने राजनीतिक जड़ें जमा ली तो तब वो अपनी एजेंडा पर, और इसीलिए वो कहा करते थे, उन्होंने जब वो बनाया तो संगठन बाकायदा आप उसके उद्विकासीय दृष्टि से देखिए। पहले उन्होंने BAMSEF बनाया जो कि गैर राजनीतिक था और फिर DS4 बनाया जो कि अंचनात्मक था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना एजेंडा कैसे सेट करेंगे और उन्होंने बाकायदा कहा कि जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती और इसलिए हम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए BAMSEF बनाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी गैर राजनीतिक जड़ें जब मजबूत हो गई तो जनता आपको जो है सत्ता हाथ में नहीं सौंप देगी और इसलिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। और इसलिए उन्होंने 1981 में DS4 के आंदोलन किए DS4 बनाकर। लेकिन फिर उन्होंने कहा जब आपका आंदोलन कामयाब हो जाएगा तब जनता पूछेगी कि आपकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। When a movement or when a political party or when a movement opposes, when succeed, people ask their alternative proposal. उस alternative proposal को रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बनी है। सर, लेकिन अगर हम मान्यवर कांशीराम की बात करें तो वो हमेशा अपने समाज तक पहुंचते थे, तो आपको नहीं लगता ये एक गैप हो गया है समाज के बीच में और पार्टी के बीच में? मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम भी अपने कैडर से ही पहुंचते थे और अब आप देखिए कि जो लीडर बनाए हैं इतने दिनों में, चाहे धर्मवीर अशोक हों, चाहे वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हों, चाहे रामजी गौतम हों, चाहे आपके सतीश चंद्र मिश्रा हों या भीमराव अंबेडकर हों या उसके बाद भीम राजभर हों और उसी तरह और भी जो सलाउद्दीन सिद्दीकी हैं या राइन थे, जो लीडर पैदा किए उनके आधार पर जो है बहन जी बाकायदा जो मेरा शोध है वो उसके आधार पर पहुंचती हैं। और आप देखिए कि लीडरशिप में कैडर चल रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये कवर नहीं होता। बहन जी का न जाना, उसका एक शब्बीरपुर बहुत बड़ा उदाहरण है। जब मैंने उसको देखा कि बहन जी को हेलीकॉप्टर से वहाँ जाना था, लेकिन ये हुआ कि बहन जी को हेलीकॉप्टर से जाने की इजाज़त नहीं मिली और तब वो जो है बाई रोड गई।
बाई रोड जाने के बाद जब वो शब्बीर पर पहुंची तो हमें चश्मदीद लोगों ने वो बताया कि इतनी बड़ी भीड़, बर्छी, बल्लम, भाला और बाकायदा डंडे और पता नहीं किस किस प्रकार के हथियार लेकर के वो भीड़ खड़ी हुई थी। बहन जी के पास सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद ये खतरा मंडरा रहा था कि कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो। दूसरा ये हुआ कि जैसे ही वो गई वहां पर ये हुआ कि ये तो अलगाव फैलाने आ गई हैं, ये आरोप भी लगा दिया। तीसरी तरफ जब वो वहां से निकली तो दंगा भी हो गया, वहां पर लड़ाई भी हुई और दलितों को मारा गया। तो ये जो आप चित भी मेरी और पट भी मेरी, और इसलिए बहन जी ने कभी भी मुझे लगता है जा करके सीधे धरना प्रदर्शन की राजनीति से अपने आप को अलग इसीलिए किया क्योंकि आप जातिवाद फैलाने का आरोप लगाएंगे और हो सकता है वहां पे दंगा भी करवा दें, जिससे कि पता ये चलेगा कि नहीं इन्होंने ही करवाया, फिर आप उससे बदनाम करने लगेंगे। तो क्या लगता है सर, इससे क्या दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचेगा? देखिए थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा कि प्रतिक्रियावादी राजनीति नहीं होती, प्रतिक्रियावाद का आंदोलन ही हो सकता है। लेकिन आप अपना एजेंडा क्या दे रहे हैं? आप जब सरकार में आएंगे तो आप जो जो काम कर चुके हैं, जिस प्रकार की सहूलियतें मिली हैं, जिस प्रकार का एम्पावरमेंट लोगों ने फील किया है, वो किस लिए फील किया? जब अंबेडकर ग्राम योजना बनी, जब भागीदारी भवन बना, जब 2 लाख एकड़ जमीन बटी, जब शहरी कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत लोगों को घर मिले, या जब गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बना, जब बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय को 250 एकड़ जमीन दी गई, तब कहीं जाकर के, और यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हुआ, यहां तक कि स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल माननीय कांशीराम के नाम के खुला, ज्योतिबा फूले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, साहू जी महाराज के साथ यूनिवर्सिटी बनी, तब आपके प्रतीकों को एक मूर्त रूप मिला और फिर आपको लगा कि नहीं ये हमारा सशक्तिकरण है। तो अगर हम एजेंडा बना करके काम नहीं करेंगे और हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो उससे आप ये मान्यवर पूछते थे कि आप ये क्यों नहीं समझते कि जब आपकी सरकार बन जाएगी तो क्या ये अत्याचार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो कितनी आसान सी उन्होंने कड़ी बनाई कि आपका 100 में से जिसे कहना चाहिए 85% वोट आपका है, वो वोट आप ले लीजिए 5 साल में एक बार। तो आजकल आते नहीं, आजकल तो 2.5 साल में इलेक्शन होने लगते हैं, 5 साल में आप इलेक्शन, लेकिन आप अपने जो वोट आपका मत अधिकार है आपके पास है, जिस पे आपको पूर्ण अधिकार है, वो डाल करके आप अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन आप प्रतिक्रिया करते रहेंगे, सोते हुए को जगाते रहेंगे जो सोने का नाटक कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि जब आप तुलना करें तो लगता है कि बहन जी की तुलना अगर सोनिया गांधी से नहीं तो कम से कम जो है ममता बनर्जी से तो जरूर होनी चाहिए। सर, अभी जो बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय हो रहा है पार्टी का, बीएसपी पार्टी का, क्या लगता है इससे नुकसान होने जा रहा है? क्या अब ये समाज जो है टूटने जा रहा है, या किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी देखें तो बाबा साहब अंबेडकर ने खुद अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मैनिफेस्टो के अंदर जब एनालिसिस करी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बहुत सुकड़ गया है, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का परसेंटेज, शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज अखिल भारतीय स्टेट पे 15 और उत्तर प्रदेश में देखें 22, तो क्या 22% से कोई आप इलेक्शन जीत सकते हैं? तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, और वो भी संवैधानिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमें अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर जाना है तो हमें सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। ये बात और है कि क्या दूसरे समाज बहन जी को अपना प्रतिनिधित्व करने देंगे? वो मुझे लगता है उसके लिए एक बार बहन जी ने 2007 से 12 तक उनके हृदय के अंदर ये बात मुतमईन तरीके से बैठाई कि नहीं, शी इज केपेबल ऑफ गवर्निंग द 18 करोड़ ऑफ पीपल, नाउ 22 करोड़ ऑफ पीपल, शी इज केपेबल। अगर वो केपेबल हैं तो मुझे लगता है कि वो विश्वास होना चाहिए। सर, अगर ओपिनियन पोल की बात करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है, उसमें बीएसपी कहीं दिखाई नहीं देती।
तो सर इसकी क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाती ही नहीं है? अच्छा प्रश्न है। देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल फिलॉसफिकल अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग जो भी पूछने जा रहे हैं, चाहे कोई भी मीडिया संस्थान है जो कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करता हो, वो क्या दलित समाज तक पहुंच पा रहा है या वो शहर के अंदर ही पूछ लेता हो, जो वोकल जनता है उसी का वो जो है इंटरव्यू लेता है और वो अपने क्वेश्चनायर में भर देता है। अब दूसरी बात ये है कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ वोट को आप सीट में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। विश्व का कोई भी ज्ञान, विश्व का कोई भी राष्ट्र ये नहीं करता है कि वो वोटिंग परसेंट को सीट में बदले, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिसका पार्टी, किसी पार्टी का अगर वोट परसेंट कम है तो उसको सीट ज्यादा मिल सकती है, और सीट जिसको ज्यादा मिली है उसका वोटिंग परसेंट कम हो सकता है, क्योंकि वोट एक जगह कंसोलिडेटेड होता है। किसी पार्टी का वोट छितरा हुआ हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हर राज्य में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो इसलिए वोट परसेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन वोट सीट में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। इसलिए ये जो वोटिंग ओपिनियन पोल होता है वो छद्म होता है, वो झूठा होता है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वो ये नहीं बताते हैं कि उनका सैंपल कितना बड़ा था, क्या सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसे कहते हैं, प्रतिनिधित्वकारी, सभी समाजों का उसमें प्रतिनिधित्व है, दलितों का, पिछड़ों का, अकलितों का, महिलाओं का, यंग का। ये ऐसा प्रतिनिधित्वकारी सैंपल वो ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिसर्च ये नहीं कहती है। और इसलिए हमें ओपिनियन पोल केवल और केवल जो तटस्थ वोटर है उसको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, सच्चाई से नितांत परे होता है, और इसलिए समाजशास्त्री दृष्टि से ये छद्म होता है। ये जनता को समझाना चाहिए। सर, सब जब सर्वजन हिताय की ओर जा ही रही है बीएसपी पार्टी, तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों का वोट इस पार्टी को मिलेगा, और क्या वजह है सर ब्राह्मणों के वोट के लिए हर एक पार्टी जो है लड़ती नजर आती है? नहीं, मुझे लगता है कि वास्तविकता तो यही हो गई है कि अब ब्राह्मण वोट, जिस प्रकार हम एक ऐतिहासिक उद्विकासीय दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी को देखें और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम आकलन करें, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, उसके अंदर जो उसकी लीडरशिप है, चाहे वो राज्यसभा में देखें कि उसके पास ब्राह्मण लीडर हैं, चाहे लोकसभा में देखें उसके पास ब्राह्मण लीडर हैं, और चाहे वो विधानसभा में देखें उसके पास ब्राह्मण लीडर हैं। यहाँ तक कि उसके जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने एमएलसी और मिनिस्टर, यहाँ तक कि निकाय के अध्यक्ष, इन सब को बाकायदा उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण एक सकारात्मक दृष्टि से ये देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में उसका जो प्रतिनिधित्व है सत्ता का, वो दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक नकारात्मक दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो ये कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने बहुत बारी रिसर्च की, कि कितने ब्राह्मण्स का एनकाउंटर हुआ, और यहाँ तक कि खुशी मिश्रा का भी नाम लिया जाता है, और उसके बाद अभी एक हाथरस में शर्मा का भी नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व है वो अभी वर्तमान जो सरकार है उसके अंदर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए वो जितेंद्र प्रसाद को ला करके ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। दूसरी तरफ जो मिश्रा जी थे लखीमपुर वाले, उनको दिखाने का काम किया गया। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कभी भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो कांग्रेस के खेमे में हैं और कांग्रेस की हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, और इसलिए वो जो है ब्राह्मण वोटों का बंटवारा एकदम साफ दिखाई दे रहा है, और एक तरफ नकारात्मक सरकार है और दूसरी तरफ एक सकारात्मक पार्टी है जिसकी तरफ वो आकर्षित हो रहा है। सर, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इस समय अब यूपी को देख के कौन सी पार्टी आने जा रही है, अब किसकी सत्ता होगी?
नहीं, मुझे लगता है कि जिस पार्टी की ग्रास रूट पे संगठनात्मक सत्ता, संगठनात्मक शक्ति सबसे अधिक है, और आप देखिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, जैसे कि उसकी तैयारी एकदम सबल हो गई है और वो प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। दूसरी पार्टियां अभी प्रत्याशियों के बारे में सोच भी नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता और संगठनात्मक शक्ति सुदृढ़ होगी ग्रास रूट पर, उसी की विजय होगी। सर कोई एक पार्टी बताइए, आपने तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब। नहीं, मुझे लगता है ताकि मेरे दर्शक समझ पाए। नहीं, मैं एक समाजशास्त्री होने के नाते भविष्यवक्ता नहीं हूं, और इसलिए मैं आपको धरातल पर जिस प्रकार कार्य चल रहा है उसकी मानगी बता रहा हूं कि आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस पार्टी का संगठन और उसके कैडर 24/7 काम कर रहे हैं। वो मतलब ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि वो झंडा फहरा रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, इससे आप गणना नहीं करेंगे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कि कौन सा प्रत्याशी कब घोषित कर दिया गया, मुझे लगता है वो दल सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है उस ओपिनियन पोल को छोड़ के धरातल पर बात करें, तभी पता चलेगा वहाँ कौन सी पार्टी अभी आने जा रही है, कौन सी पार्टी की जीत होने जा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार थे जिन्होंने कई मुद्दों पे बात करी, यूपी चुनाव में क्या होने जा रहा है और मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, उस पर पूरा एक विश्लेषण है ये। इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।